सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से देंगे इस्तीफा। विधायक दल की मीटिंग में नए मुख्यमंत्री का होगा चुनाव। एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश, सेना का अधिकारी घायल। 1 हफ्ते में ऐसी दूसरी घटना। पीएम मोदी का गुजरात और उड़ीसा में 3 दिन का दौरा। अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए के मल्टीपल प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरा, 9 की मौत, 1 के मलबे में दबे होने की आशंका। सिंगल पिलर पर बनी थी बिल्डिंग। राहुल के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर भड़के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बोले यह संविधान विरोधी मानसिकता। कोलकाता रेप मर्डर केस, संदीप घोष पुलिस अफसर सीबीआई गिरफ्त में। सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने खुशी मनाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देने का ये बड़ा जो बयान है वो निकलकर सामने आया। ये बड़ा ऐलान किया है सीएम केजरीवाल ने, और सीएम केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया है कि 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। विधायक दल की मीटिंग में ये नए मुख्यमंत्री का चयन भी होगा। इसी के साथ इस्तीफे के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल ने मांग की और दिल्ली के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र चुनाव के साथ कराए जाने की मांग की सीएम केजरीवाल की ओर से की गई है। तो दिल्ली का चुनाव अगले वर्ष फरवरी माह में प्रस्तावित है, लेकिन केजरीवाल ने कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही साथ दिल्ली के भी चुनाव कराए जाएं। चूंकि महाराष्ट्र में नवंबर के अंदर चुनाव है और नवंबर में ही कराए जाने की मांग अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई है। तो केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान से राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो सियासी हलचल भी काफी तेज हो गई है। तो सीएम केजरीवाल ने बड़ी बातें कही और इसी के साथ ही 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी बात कही। और कयास लगाया जा रहा है, कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर कयास लगाया जा रहा है कि शायद उन्हीं चेहरों पर केजरीवाल मुहर लगा सकते हैं। फिलहाल ये कैबिनेट की बैठक के बाद देखा जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार। और 2 दिन बाद सीएम केजरीवाल इस्तीफा देंगे। दिल्ली का चुनाव अगले वर्ष फरवरी माह में प्रस्तावित है, लेकिन नवंबर में कराए जाने की मांग केजरीवाल की ओर से की गई है। और ऐलान से राजनीतिक जो हलचल है काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे सीएम केजरीवाल। इसी के साथ ही साथ विधायक दल की जो बैठक होगी, विधायक दल की बैठक के बाद क्या निकलकर आता है सामने, देखने वाली बात होगी। इस्तीफे के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसी मांगे भी की, जनता से सीधा रुख किया और कहा कि अगर लगता है आपको कि मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें मेरा कोई लालच है तो आप मुझे वोट ना दें। स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया है, उस बयान के मद्देनजर अगर देखा जाए तो सियासी हलचल जो है काफी तेज हो गई है और कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो इस्तीफे के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र चुनाव के साथ कराए जाएं।
तो इस्तीफा देने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। फिलहाल कई दिनों से ये कयास भी लगाया जा रहा था। फिलहाल जब सत्ताधारी दल ये मांग कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, तब उस समय केजरीवाल ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। वो जेल में रहकर सीएम पद की दावेदारी भी निभाते नजर आए थे। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से जमानत मिली और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फरमान आया और कई जो दिशा निर्देश दिए गए, रूल्स और जो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर कहा जाए लागू किए गए, उसके बाद से ये इस्तीफा देने की जो बात सामने आई है। और आप सौरभ भारद्वाज और आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। केजरीवाल जी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुझे जमानत दे के राहत दी है, मगर जो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वरना उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जितनी राजनीति मैंने देखी है उससे ज्यादा कई साथियों ने देखी होगी। पूरी दुनिया के इतिहास में इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इस्तीफा देके कह रहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात है। जनता की अदालत में जाके कह रहे हैं कि मैं आपका मुख्यमंत्री अग्नि परीक्षा देने आया हूं। 2 साल से मेरे ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, नैरेटिव चलाया जा रहा है, और वो आदमी रिस्क ले रहा है इतनी बड़ी चीज का, अपने पूरे करियर का रिस्क ले रहा है वो आदमी, और कह रहा है इतनी कीचड़ उछालने के बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जब पार्टी को उसके ऑफिस से निकाल दिया हो, पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया हो, पार्टी के पास पैसा ना हो, ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता, ऐसी शुचिता देखने में नहीं मिलती, जहां आज भारतीय राजनीति एक कीचड़ के समान हो गई है। ये इकलौते अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि तमाम आरोपों के बावजूद, कीचड़ उछालने के बावजूद, एक चीज भी अब तक अदालत के अंदर साबित नहीं हुई, एक आरोप भी। मैं बहुत गंभीरता से ऐतराज दर्ज करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए किया है उसका मैं घोर ऐतराज करता हूं। उनको इतनी समझ कानून की होनी चाहिए, इतने पढ़े लिखे वो होने चाहिए। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सजा याफ्ता का मतलब कन्विक्टेड होता है। अरविंद केजरीवाल की ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुई, आपने सजा याफ्ता डिक्लेयर कर दिया। इलाज कराएं सुधांशु त्रिवेदी अपना, वरना इलाज हम करना जानते हैं। उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं, अपनी जुबान संभाल के बात करा करें। अरविंद केजरीवाल जी ने ये रिस्क आज लिया है और जनता की अदालत के बीच में जाएंगे और जनता जो कहेगी उसके हिसाब से कुर्सी पे बैठेंगे, वरना कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अब आतिशी अपनी बात रखेंगे। आज का दिन सिर्फ भारत के लोकतंत्र में नहीं, देश के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज होगा। भारत की राजनीति में, इस देश की राजनीति में, पूरी दुनिया भर की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को शक की निगाह से देखा जाता है
कि इन्होंने कोई ना कोई भ्रष्टाचार तो जरूर किया होगा। भारत के इतिहास में कोई एक नेता ऐसा नहीं रहा होगा, देश के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो और जनता के बीच में जाके कहा हो कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी की इस घोषणा को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल द पर्सन, अरविंद केजरीवाल जो व्यक्ति हैं उनको समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने IRS की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी, जिसको पाने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, जिसको पाने के बाद 10 पुश्तों लायक पैसा कमा लेते हैं लोग, उस नौकरी को लात मारकर दिल्ली की झुग्गियों में काम किया। ये आदमी है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी है जिन्होंने जीरो से एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा किया, और जब एक नई नवेली पार्टी चुनाव जीती और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं ला पाए जो वादा करके आए थे वो दिल्ली के लोगों का। अगर अरविंद केजरीवाल जी एक चीज है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो है भ्रष्टाचार, वो है बेईमानी, वो है जनता के पैसे को अपनी जेब में डालना। जब ऐसे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीतती है, सोचिए उस व्यक्ति को नींद कैसे आती होगी ये सोचकर कि शायद दिल्ली के वो लोग जिनके लिए मैं दिन रात काम करता हूं, जिनके लिए मैं सुबह से लेकर रात काम करता हूं, स्कूल ठीक करता हूं, अस्पताल ठीक करता हूं, जिनको मैं मुनाफे का बजट देता हूं, जिनको मैं तीर्थ यात्रा करवाता हूं, शायद कोई ऐसे लोग हों जो सोच रहे हो कि अरविंद केजरीवाल बदल गया है, जो सोच रहे हो कि शायद अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर लिया। और आज अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे का फैसला उस दर्द से आया है कि कहीं कोई ऐसा दिल्ली वाला ना हो जो सोच रहा हो कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, जो सोच रहा हो कि मैंने जनता का पैसा खाया है। अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक झूठे आरोप, कभी एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी दूसरे नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी एक झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं, कभी दूसरा झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं। पिछले 2 साल में हजारों रेड हो गई, पिछले 2 साल में सैकड़ों CBI और ED के अफसर लग गए, लेकिन पिछले 2 साल में वो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाए। ये है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी, ये है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी। अब उस ईमानदारी पे ठप्पा सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा और तमाचा मार के कहा कि ये जो एजेंसीज हैं ये एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा केंद्र सरकार की एजेंसीज को और कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक दुर्भावना से हुई है, उनको जेल में रखने की दुर्भावना से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा ये कह के कि केंद्र सरकार की एजेंसीज को स्वतंत्र होना पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनके इन्वेस्टिगेशन को अबव बोर्ड होना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के शब्द काफी नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए, दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए, और वो तब तक चैन से नहीं बैठ सकते, वो तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जब तक उनको भरोसा ना हो जाए कि दिल्ली की जनता
उनकी ईमानदारी पर भरोसा करती है। दिल्ली की जनता उनको ईमानदार मानती है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला किया है कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती, जब तक उनकी ईमानदारी पे जनादेश नहीं देती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठेगी। मुझे लगता है कि इस कीचड़ भरी राजनीति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा अरविंद केजरीवाल जी की तरह, जिन्होंने कहा है कि मैं करूंगा ईमानदारी की राजनीति। तुम मुझ पर कितने भी झूठे आरोप लगाओ, तुम मुझे कितना भी कीचड़ उछालो, मैं साफ सुथरी राजनीति करूंगा और खुद साफ सुथरी राजनीति करके मैं देश की राजनीति बदलूंगा। और इसी के साथ हमने मांग करी है कि दिल्ली में जल्द चुनाव करवाए जाएं। नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उसी के साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव करवाए जाएं और इस चुनाव में दिल्ली की जनता अपना जनादेश देगी, अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल पर जनादेश देगी, उनकी ईमानदारी पे जनादेश देगी, जो उनका अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है उसका जनादेश देगी। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, कि दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर अपना जनादेश दे सके। ये क्लियर कर दीजिए कि अरविंद जी जब जनता के बीच में जाएंगे तो कोई लोकेशन आइडेंटिफाई है कि कहाँ जाएंगे, उस बात पर? अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली के लोगों से संवाद करेंगे। सवाल है बीजेपी के हवाले से, ये नेचुरली सवाल उठ रहे हैं कि पहला वो ये कह रहे हैं कि आप लोग असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं कर देते हैं अगर आपको अगली चुनाव चाहिए, और दूसरा ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री अपना आवास खाली करेंगे अगर वो पद से उतर रहे हैं तो? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली में चुनाव आज के दिन करवाने के लिए असेंबली डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब किसी भी विधानसभा का 6 महीने से कम का टेन्योर रहता है तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकती है। इसलिए दिल्ली में चुनाव करवाने के लिए यहां पे दिल्ली की असेंबली भंग करने की कोई भी जरूरत नहीं। बीजेपी ये कह रही है कि जो हमने कहा था वही हुआ है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। जो हम दूसरी बात कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ये भी आपको जल्द सामने नजर आएगा। नहीं, आप बता दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान हैं। वो एक्चुअली 2 साल से परेशान है। वो परेशान तब से हैं जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी, विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश करी, करोड़ों रुपए के ऑफर देने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली की सरकार नहीं गिरा पाए। वो परेशान तब से हैं जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पे रेड करनी शुरू करी। कभी घर पे रेड करी, कभी ऑफिस पे रेड करी, कभी लॉकर में रेड करी, कभी पैतृक गांव में रेड करी। और इतनी रेड करने के बाद भी उन्हें एक चवन्नी की भी रिकवरी नहीं हुई, तो वो तब से परेशान है। फिर वो इस बात से परेशान है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनकी एजेंसीज ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। अब बाकी पार्टियों में तो जेल का नाम लेते ही लोग कूद कूद के उनकी पार्टी में चले जाते हैं, और आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो 2 साल तक जेल में रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो टूटी नहीं, जो दबी नहीं, जो चुप नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस बात से परेशान है कि देश में अब एक इकलौती ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख मिलाकर उनकी तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। उसका तो सिंपल सा रीजन है। आज और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच हरियाणा से खबर आ रही है, जहां पर बागी नेताओं को मनाएगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने बागी हुए नेताओं पर फोकस
तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा सीएम बागियों को मनाएंगे। पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव के नारनौल पर बैठक भी होगी। तो धर्मेंद्र प्रधान कुरुक्षेत्र, लाडवा, करनाल का दौरा भी करेंगे। तो बीजेपी ने बागी हुए नेताओं पर अब फोकस जो है तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा सीएम बागियों को मनाएंगे। साथ ही साथ पूर्व स्पीकर संतोष यादव की नारनौल घर पर बैठक हुई और बैठक को लेकर के देखा जा रहा है, तमाम तरह की रणनीति भी तैयार की जा रही है। बागी नेताओं पर अब फोकस किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का अब बागी नेताओं पर फोकस है। बीजेपी ने बागी हुए नेताओं पर अपना फोकस तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा सीएम बागियों को मनाने पहुंचेंगे। और बहराइच से खबर है, जहां पर मोतीपुर तहसील क्षेत्र में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। करीब 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। जनप्रतिनिधि ग्रामीणों तक पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री। 3 दिन से हो रही है भारी बारिश और घाघरा व सरयू नदी ने बाढ़ का स्तर भी देखा जा रहा है। इन नदियों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आने जाने वाले मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए हैं। जनप्रतिनिधि ग्रामीणों तक पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री। तो घाघरा और सरयू नदी का जल स्तर बढ़ गया है और जल स्तर बढ़ जाने से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि ग्रामीणों तक राहत सामग्री भी पहुंचाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं बहराइच से। मोतीपुर तहसील क्षेत्र में बाढ़ का कहर बना हुआ है। तो लगातार भीषण हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। यूपी सरकार ने नया जिला बनाए जाने की कवायद शुरू कर दी है। महाराजगंज की फरेंदा तहसील को बनाया जाएगा नया जिला और इसी के साथ ही महाराजगंज की 2, गोरखपुर की 1 और तहसील हुई है शामिल। गोरखपुर की जिलाधिकारी को प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो नया जिला बनने से अब यूपी में 76 जिले हो जाएंगे। 76 जो जिले हैं वो बन जाएंगे और इन जिलों के बन जाने से देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा। तो महाराजगंज की फरेंदा तहसील को नया जिला बनाया जाएगा, जिसको लेकर के प्रस्ताव भी भेजा गया है। महाराजगंज की 2, गोरखपुर की 1 तहसील इसमें शामिल हुई है। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर राजधानी में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया है। वहीं सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और पीलीभीत से खबर है, जहां पर सीएससी बरखेड़ा पर जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण देखा गया। जिलाधिकारी ने मरीजों का हाल जाना और मरीजों से बातचीत भी की। सीएससी पर साफ सफाई व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया। इमरजेंसी वार्ड और बच्चा वार्ड ओपीडी का निरीक्षण भी किया गया। जच्चा बच्चा वार्ड का निरीक्षण किया गया। इसी के साथ ही व्यवस्थाओं को भी देखा गया। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से चिकित्सा अधिकारी से पूछताछ भी की गई है।
सर आज आए थे तो बाकी उन्होंने इमरजेंसी वार्ड देखा था, NBSU देखा, लेबर रूम देखा, और तो सभी जगह सब कुछ सही पाया गया था। थोड़ा सा उन्होंने साफ सफाई के लिए निर्देश किया जी। और आगरा से खबर है जहां पर अखिलेश यादव के बयान पर भाजपाइयों में आक्रोश देखा जा रहा है। मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं है, बयान पर बवाल मचा हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पुतला भी फूंका गया है। तो असली माफिया अखिलेश अपराधियों का करते हैं संरक्षण। एनकाउंटर को लेकर चप्पल बयान पर भी बोले भाजपाई, अखिलेश और मंगेश यादव के संबंध, ये रिश्ता कुछ कहलाता है। तो अखिलेश सरकार अपराधियों को देती थी संरक्षण, भाजपा की ओर से इस तरह का बयान आया जिसको लेकर के बवाल देखा जा रहा है। तो एनकाउंटर को लेकर के चप्पल बयान पर भी भाजपाई बोले, अखिलेश और मंगेश यादव के संबंध, ये रिश्ता कुछ कहलाता है। अखिलेश सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, भाजपा की ओर से इस तरह का बयान आया जिसको लेकर के अखिलेश यादव के बयान पर भाजपाइयों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। सोनभद्र से खबर आ रही है जहां पर जिले में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क पर चल रहे मां बेटे को ट्रक ने मारी टक्कर। सड़क दुर्घटना में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में एक आराम देखा गया। कर्मा क्षेत्र के भैरवपुर गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो सड़क पर चल रहे मां बेटे को ट्रक ने टक्कर मार दी है। खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, सड़क दुर्घटना में मां बेटे की मौत हो गई है। बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास एक अजीब मामला देखने को मिला, जहां कुछ लोग किसी बस या कार को धक्का नहीं मार रहे हैं, बल्कि रेलवे ट्रैक पर खराब हुए टावर वैगन को भी धक्का लगाते नजर आ रहे हैं। लोग टावर वैगन को धक्का मारते हुए फटाक से रेलवे स्टेशन तक खींचकर ले गए और इसी के साथ ही साथ दरअसल आपने बस, कार और ट्रक सहित अन्य वाहन को धक्का मारते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ट्रेन या उसके डब्बों पर धक्का मारते किसी को देखा है? अगर नहीं देखा है तो हम आपको दिखा रहे हैं। मामला बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है, जहां पर नगीना रेलवे फाटक के पास चांदपुर की तरफ से बिजनौर आ रहे एक टावर वैगन अचानक से रेलवे ट्रैक पर खराब हो गया और जिसे धक्का लगाते लोग नजर आ रहे हैं। और अब खबर इटावा से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के नेता बिहारी यादव का बड़ा बयान सामने आया। माफिया और मठाधीशों के सवाल पर कहा कि मठों के पास सरकार से अधिक रुपया है। योगी बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए रसीदें कटवा रहे हैं और अब रुपया लिया जा रहा है। दर्शन के नाम पर इस तरह पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, यह सब पैसा मठों में है। राम मंदिर के नाम पर अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया जा रहा है। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान वाले सवाल पर कहा कि भाजपा विपक्ष को खत्म करना चाहती है और इनके आतंक से केजरीवाल तो केवल इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं। मंगेश यादव को पुलिस ने 2 दिन तक प्रताड़ित किया, जब मरने की स्थिति में पहुंच गया तब गोली मार दी गई और इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यूपी के उपचुनाव में जनता अब स्वयं लड़ रही है। जनता ने मन बना लिया है, भाजपा की विदाई तय है और सभी 10 सीटें सपा जीतने वाली है। मैं प्रतिपक्ष बना, इसके बाद मैं इस पवित्र स्थान पर नहीं पहुंच पाया था। मेरी आत्मा बार बार जो है
बात को पूछती रही जो है कि अभी मैं नहीं पहुंच पाया, तो मैंने तय किया कि आज के दिन में नेताजी की समाधि पर जाऊँगा और पुष्प चढ़ाऊँगा। ऊधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भूस्खलन हुआ है और चौतलकोट के पास भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। तो उत्तराखंड से खबर बता रहे हैं आपको, भूस्खलन के चलते दूसरी ओर करीब 400 लोग फंसे हैं और एसडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों का रेस्क्यू किया है। तो इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर भूस्खलन के चलते दूसरी ओर 400 लोग फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों का रेस्क्यू भी किया है। तो ऊधम सिंह नगर से ये खबर है, धारचूला तवाई राष्ट्रीय राजमार्ग की ये घटना दिखा रहे हैं आपको। भूस्खलन की वजह से 400 लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। देहरादून से खबर है, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर बरसे हैं करण महारा। तो केदारनाथ रक्षा यात्रा के दौरान कमियां पाई गई, महारा का कहना है, और केदारनाथ की शिला वापस आए। इसके साथ ही क्यूआर कोड से दान दिया गया पैसा वापस हो, करण महारा का कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का भाजपाइयों ने अपमान किया है। हेली सेवा को अधिक ना बढ़ाया जाए, हेली सेवा से स्थानीयों का रोजगार खतरे में है। उत्तराखंड में लोकपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की 1 साल बाद शनिवार को दूसरी बैठक हुई, जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ एक सदस्य के नाम पर भी चर्चा की गई। सदस्य के रूप में किसका नाम होगा, इसका फैसला राज्यपाल के अनुमोदन के बाद होगा। और लेकिन यह कहा जा सकता है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक मजबूत प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयन समिति की सदस्य ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उस पर लोकायुक्त के नाम और प्रारूप पर चर्चा हुई है, जिस पर आखिरी निर्णय राज्यपाल को लेना है। लेकिन सरकार ने लोकायुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत कर दी है। सीएम साहब की चेयरमैनशिप के एक बैठक हुई है, जिसमें मैं भी थी और हमारे जस्टिस मनोज तिवारी जी भी थे। एलओपी साहब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उसमें हम थे और अफसरान थे। और उसमें अब ये प्रक्रिया शुरू हुई, लोकायुक्त को कैसे चुना जाएगा, कौन बनेंगे, किस तरह से बनेंगी, क्या समिति होगी, कैसी समिति होगी, कैसे समिति बनाई जाएगी, उस पर चर्चा हुई। और ये भी एक निर्णय लिया गया कि एक और सदस्य को इसमें लिया जाएगा। अब वो सदस्य जो है वो गवर्नर साहब के द्वारा अनुमोदित जब हो जाएंगे तब आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से ये कौन है, क्या है, और उसके बाद फिर आगे फिर कार्य होगा। मतलब ये शुरुआत है। समिति जो लोक आयुक्त हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसको उनको बनाने के लिए यह सरकार के माध्यम से ये शुरुआत कर दी गई है। एक महत्वपूर्ण बात है,
खबर देहरादून से है, जहां पर केदारनाथ रक्षा यात्रा पूरी करने के पश्चात आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने केदारनाथ से संबंधित कई मुद्दों को उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि केदारनाथ की शिला को वापस लाया जाए। साथ ही QR कोड से दान किया गया पैसा वापस लाने की भी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान हमने वहां मेडिकल सुविधाओं का अभाव भी देखा। साथ ही कहा कि जो भारी निर्माण वहां किए जा रहे हैं उससे केदारनाथ के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, इसलिए उसे बंद किया जाए। इसके साथ ही केदारनाथ से सोना चोरी होने पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच हो। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा का दूसरा चरण जलाभिषेक और भैरवनाथ के मंदिर में अर्जी लगाकर पूरा हुआ और मैं सभी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रियों को और जिन लोगों ने सहयोग किया और पूरी प्रेस और मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं। आपकी कवरेज से लोगों में अवेयरनेस है। स्थितियां बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जहां कांग्रेस की सरकार ने 16 से 17 किलोमीटर 3 महीने में पूरा मार्ग बना के दिया था, भीषण आपदा के बाद 14 के, आज 2.5 महीने 2 महीने से ज्यादा हो गए। उत्तराखंड में सत्यापन अभियान और सख्ती से चलेगा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से राज्य के मूल स्वरूप और संस्कृति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि राज्य के मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ न होने पाए। राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया था, उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अब सत्यापन अभियान को और सख्ती के साथ चलाया जाएगा। मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, तो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, वो खराब ना हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे चलेगा। उन्नत गढ़वाल संस्था की ओर से शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर क्यू कालेश्वर में हिंदी दिवस के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। हिंदी भाषा में आधारित निबंध प्रतियोगिता सीनियर, जूनियर और प्राइमरी वर्ग के बीच करवाई गई और इसी के साथ ही नर्सरी से लेकर कक्षा 3 तक के छात्रों के लिए लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया गया। साथ ही जानकारी देते हुए उन्नत गढ़वाल संस्था की अध्यक्ष यशोदा नेगी ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। आयोजित प्रतियोगिता में निर्णय की भूमिका कांग्रेस के जिला कार्यालय प्रभारी वीरेंद्र सिंह रावत, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस श्रीकांत और वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासिका लक्ष्मी रावत द्वारा निभाई गई। आयोजित कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को हिंदी भाषा को देश के गौरव की भाषा बताते हुए मातृभाषा के प्रति लगाव रखने को लेकर सभी छात्र छात्राओं को प्रेरित भी किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यशोदा नेगी और मैं उन्नत गढ़वाल संस्था से अध्यक्षा हूँ। आज मेरी संस्था के द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक निबंध प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और प्राइमरी वर्ग 3 श्रेणी में हमने बांटे थे
और निबंध प्रतियोगिता के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता भी हमारे द्वारा कराई गई वहाँ पर। और छोटे बच्चों के लिए हमने जो है सुलेख प्रतियोगिता रखी, तो सभी बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे थे और बड़ा अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। और मैं ये मानती हूँ कि बच्चों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो प्रतिभाएं हैं ये उभर के आती हैं और इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम मेरे द्वारा बराबर लगातार 6-7 वर्षों से कराए जा रहे हैं और इस काम को करने से मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और आगे भी मैं इस प्रकार के कार्य कराती रहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार। ट्रैफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में महिला कर्मचारी की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वायरल करने वाले अभियुक्त को दून की मित्र पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की है। इस बात को लेकर के देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि महिला की तरफ से थाना क्लीमेंट टाउन में एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका एक अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में साइबर सेल और थाना पुलिस ने तफ्तीश की तो बिहार के निवासी अर्णव कुमार का नाम सामने आया, जो हरिद्वार के सिटकुल के में काम करता था और जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है, न्यायालय में पेश भी किया गया है। ये मामला जो है ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी वहाँ का आया था। एक पीड़ित के द्वारा जो है तहरीर थाना क्लेमेंट पर दी गई थी, जिसके आधार पर एक एफआईआर कायम हुई थी। उसमें उनके आरोप ये थे कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है उनका एक मॉर्फ अश्लील वीडियो बनाकर जो है वो वायरल किया गया था। तो जो उनकी तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई थी और क्योंकि मामला अज्ञात था उसमें, तो उसमें साइबर सेल को भी इन्वॉल्व किया गया और हमारी फिर थाने की पुलिस के द्वारा जो है उसको वर्कआउट करते हुए उसकी तह तक जाते हुए अंतिम सोर्स तक, जहाँ से वो वीडियो ओरिजिनेट हुआ था, वहाँ तक पहुँचे और उसमें एक व्यक्ति का नाम निकल कर सामने आया जिसका कि अर्णव कुमार था, मूल रूप से जो कि बिहार का रहने वाला था और आजकल जो है वो सिटकुल हरिद्वार में किसी फार्मा कंपनी में कार्यरत था। स्कूल वैन और स्कूली बसों में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। पिछले दिनों स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानक तय करने शुरू कर दिए हैं, ताकि घर से स्कूल तक छात्राएं सुरक्षित जा सकें। जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि स्कूल में अध्ययनरत तमाम छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्राओं के बैठने की जगह सुरक्षित हो। इस दिशा में लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। शैलेश तिवारी ने कहा कि इस संबंध में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए विचार विमर्श भी किया गया है। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो स्कूल वैन में बैठते हैं या स्कूल बस में बैठते हैं, किसी भी गाड़ी में वो जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि वो सुरक्षित होकर के स्कूल जाएं। अभी हम लोगों ने बीच में शिकायत मिली थी कि स्कूल वैन में स्कूली छात्रा से बदतमीजी और छेड़छाड़ की, तो उसी रेफरेंस में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए स्कूल वैन और स्कूल बसों में। तो हम लोगों ने एक नियम बनाया है कि जो स्कूल वैन है, स्कूल वैन का जो ड्राइवर का केबिन है, यानी ड्राइवर के बगल का जो एरिया है, वहाँ छात्राओं को नहीं बैठाया जाएगा। कल हम लोगों ने एक बैठक ली थी स्कूल वैन एसोसिएशन की और उन लोगों ने भी सहमति जताई है और हमारा भी एक निर्देश आरटीओ की तरफ से गया है कि ड्राइवर के केबिन में छात्राओं को न बैठाएं, उनको पीछे के केबिन में बैठाएं। साथ ही साथ जिन वाहनों में, जिन वैन में सारे बच्चे छात्राएँ ही हैं, उसमें हमने एक नियम बना दिया है कि ड्राइवर और जो छात्रा होगी उसके बीच में एक पार्टीशन बनाया जाएगा, जाल बनाया जाएगा। नैनीताल जिले में भारी बारिश के बाद सरकारी संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ है। एक और जहां कुमायूं को जोड़ने वाला पुल
अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो गया है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी खतरे की जद में आ गया है। लेकिन आपदा की इस घड़ी में प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करना छोड़ जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या हल्द्वानी पहुंचकर रेसलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ कर उसका आनंद ले रही हैं। जब मीडिया ने प्रभारी मंत्री रेखा आर्या से पूछा कि आप रेसलिंग में तो आई और आपके जिले में इतनी बड़ी आपदा आई है, उसका निरीक्षण करने नहीं पहुंची, तो इस पर प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने मीडिया से बचाव करते नजर आई और गोलमोल बातें करती नजर आई। गौरतलब है कि रेसलिंग के द ग्रेट खली के प्राइवेट शो का शुभारंभ करने प्रभारी मंत्री रेखा आर्या तो गई, लेकिन आयोजन में कुछ किलोमीटर दूर आपदा प्रभावित क्षेत्र जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी शामिल है, उसको देखने की जहमत तक न उठाई। हालांकि वह मीडिया के सवालों को टालते भी नजर आई। के साथ में लगातार वार्ता हो रही है और जिलाधिकारी आपदा के निमित्त जो है लगातार बैठ के भी और लगातार उस पर जो प्रस्ताव बनने हैं उसकी भी तैयारी है। निश्चित रूप से इंटरनेशनल स्टेडियम की बात की जाए वहाँ पे देखिए आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से उस स्टेडियम का उपयोग आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा वो बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक्ट, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हो चुका है, आप सबको संज्ञान में है, उसी का वह हिस्सा है। लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई उस पर गतिमान है। हाँ, आप हम सब की यही चिंता रही है कि विगत कई वर्षों से उसका उपयोग नहीं हो पाया और आपने ये भी देखा होगा कि जिस समय मैं खेल मंत्री बनी उससे पहले स्टेडियम हैंडओवर में भी नहीं था। आप लोगों के लगातार संज्ञान में आने के बाद में उस हैंडओवर की प्रक्रिया भी हमने चालू करी और उसके बाद से लगातार ऐसा नहीं कि वहाँ पे इवेंट्स नहीं होते, वहाँ पे लगातार इवेंट्स भी होते हैं। ये ठीक है, जो लाइमलाइट के इवेंट्स में अभी जैसे आप हम ये रेसलिंग का देख रहे हैं, इस प्रकार के बेशक नहीं हुए होंगे, लेकिन लगातार वहाँ पे बच्चों के प्रैक्टिस, बच्चों की वहाँ पर एक्टिविटीज़ वो लगातार होते हैं। खेल महाकुंभ हमने वहाँ पर किए। आने वाले समय के लिए भी नेशनल गेम का समापन भी हम लोग यहाँ पर प्रस्तावित किए हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इसका यूनिवर्सिटी के रूप में भी, एक्टिविटीज के रूप में उपयोग होगा। और विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर में साबिर पाक का 756वां उर्स चल रहा है, जिसमें शामिल होने देश विदेश से लाखों की संख्या में जायरीन पहुंचते हैं। साबिर पाक के सालाना उर्स में पाकिस्तान के भी जायरीन प्रत्येक वर्ष जियारत करते आते हैं और इस वर्ष भी 81 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था आज सुबह रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तानी जायरीनों को रोडवेज की बसों में बिठाकर पिरान कलियर ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। बताया गया कि वीजा के लिए 132 पाकिस्तानी लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से 81 को ही जियारत का मौका मिल पाया है। हालांकि पिछले वर्षों में आने वाले जायरीनों के मुकाबले इस बार पाक जायरीनों की संख्या काफी कम बताई जा रही है। 81 जायरीन पहुंचे हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत जो है कॉन्वॉय बना के इनको मूवमेंट के लिए कर रहे हैं, जैसे हर साल की तरह होता है। और अभी यहाँ से रुड़की स्टेशन से मूवमेंट होनी है। सर 132 को आना था, लेकिन बताया जा रहा है अभी जो भी ऑफिशियल जो भी परमिशन मिली होगी 81 लोगों की मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार में मंत्री गणेश जोशी को लेकर बड़ा बयान दिया। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में फंसे हुए हैं और इसके बावजूद वह दिल्ली और प्रदेश सरकार के चहेते बने हुए हैं। इससे भाजपा का असली चेहरा उजागर होता है। पहले सीबीआई की जांच और अब आय से अधिक संपत्ति वाला मामला, और उसके बावजूद भी संबंधित मंत्री दिल्ली और देहरादून दोनों के चहेते बने हुए हैं। तो इससे लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये मिला जुला मामला है। इसमें अकेले वही नहीं है बल्कि और भी शामिल है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।